अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 7 रंग लेकर मैं शगुफ्ता अवान हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं सुल्तान बाहू के कलाम से शुरू करूँगी। उससे पहले हमारे इकबाल भट्टी साहब। जी इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। 7 रंग प्रोग्राम जो कि वीकली प्रोग्राम आता है हर संडे आपके लिए 12 बजे आमनी टेलीविज़न पर। इसी तरह प्यार से देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने दिलों में, अपने घरों में जगह देने का। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए उथे मिले ज़बान नाल टोई हो। दिल दा कलमा आशिक पढ़दे की जानन यार गलोई हो। ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया बाहू, मैं सदा सुहागन होई हो। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान मुबश्शिर रिजवी साहब जो कि लॉयर हैं टोरंटो में, उनसे आज हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे इमिग्रेशन के हवाले से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी ठीक ठाक हैं आप दोनों। मुबश्शिर भाई कैसे, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने बुलाया हम ताम आ गए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में तशरीफ लाने का। और कोविड के ज़माने में आप सुनाए कि कोविड में क्या सीखा और क्या पाया? कोविड में जी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ ओके। आप एहतियात करें। अब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये है कि इसको ईजी ना लें। मेरा तो यही है पैगाम के जितनी एहतियात हो सके आप करें। और बाकी अल्लाह के हवाले अपने आपने बूस्ट लगवा लें अभी जल्दी जिन्होंने दोनों लगवाए हैं, तो ताकि आप इसके थोड़ा सा अगर कभी हो भी ज़्यादा सिम्टम बड़े माइल्ड होंगे, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बूस्ट ज़रूर लगवाएं। तीसरा बूस्ट जो है तीसरा, जी हाँ, दोनों तो मोस्टली लोगों ने लगवा ली हैं, तो बूस्ट जो है वो अभी ज़रूरी है मेरे ख्याल में। रिजवी साहब, इससे पहले कि हम देखने वालों को बहुत सारे आपसे जवाब चाहिए इमिग्रेशन के हवाले से, तो ये बताएं कि जो पिछला साल एक कोविड का गया उसमें इमिग्रेशन के हवाले से आप पर्सनली लेवल पे आपने क्या खोया और क्या पाया पिछले साल जो है? जी इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा रहा है साल इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि रैकेट नंबर जो है इमिग्रेंट्स आए हैं, जो कि कनाडा की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने तो बड़ा प्राउडली इसको पोस्ट किया है। कुछ 4 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट्स इस साल आए हैं और उसमें स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। फिर उसके बाद स्किल्ड वर्कर भी बहुत आए हैं। और बाकी जो कोविड का है ये ज़ाहिर है ओवरऑल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, बाकी बिज़नेस के ऊपर बहुत असर पड़ा, लेकिन इमिग्रेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए अच्छा साल था मेरे ख्याल में। अब कहना ही मकसद ये है कि इससे पहले कि शगुफ्ता जी पूछें आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, जी आपका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में या दुनिया भर से कहीं से भी वो इमिग्रेंट्स जो आए हैं यहाँ पे, तो क्या इमिग्रेशन ऑफिस उसको प्रोसीजर जो उनका होता है वो कर रहे थे या पहले हुआ था इनका? ये जो आए हैं ये इनका प्रोसीजर बेसिकली, चूँकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है तो उसका थोड़ा सा इजी हो गया लोगों के लिए। तो टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट है कि हर चीज़ ऑनलाइन है और उसका जो बेसिकली डिले होने की बजाय तेज़ हो गया। अब आपको पेपर जो एप्लीकेशंस नहीं देनी पड़ती, ऑनलाइन जब आप करते हो तो टाइम भी बचता है। उनके जो नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स भी कम जो है वो ज़्यादा काम कर देते हैं और इससे फ़र्क बहुत पड़ा है। और इमिग्रेंट जो है वो उनकी पॉलिसीज़ भी अभी इनको ज़ाहिर है वर्कर्स की शॉर्टेज भी है कनाडा में, और स्पेशली ओंटारियो में बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इसलिए अब उनके लिए उन्होंने ये फैसिलिटेट किया है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये साल बहुत अच्छा रहा है। शगुफ्ता जी, देखने में तो रिजवी साहब गोरे पठान से लगते हैं या कैनेडियन लगते हैं, तो इनसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान कहाँ से आए हैं? जी बिल्कुल। जी पाकिस्तान में बेसिकली ब्लश भी कर रेड भी हो गए थोड़े। सरप्राइजिंगली आई एम फ्रॉम द सेंट्रल पंजाब से हूँ मैं। और सेंट्रल पंजाब में इतने गोरे लोग होते हैं? पता नहीं होते हैं सर, ये ऐसे नहीं बंदे नहीं होते। आपने गलत इंप्रेशन दिया। सेंट्रल पंजाब बहुत खूबसूरत जो है उधर जो बासी हैं उधर के, और पाकिस्तान में माशाल्लाह सब जगहों से लोग आके उधर आबाद हैं। और सेंट्रल पंजाब में भी मेरे बड़ों ने कहीं इमिग्रेशन ली हो उस वक्त, हम तो इधर भी इमिग्रेशन लेके आए, पहले भी शायद बड़ों ने ली हो, तो हमें मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सेंट्रल पंजाब में आपकी एजुकेशन वहीं से है? जी मेरी बेसिकली मैंने बैचलर जो की है वो इस्लामाबाद से मैंने की है अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद फिर मैंने LLB ऑनर्स किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में।
उधर से LLB ऑनर्स मैंने किया है। फिर उसके बाद मैंने अमेरिका से मास्टर डिग्री ली है, LLM किया पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, लेकिन वन बाय वन एक एक चीज़ करके आपसे पूछूंगा ताकि देखने वाले उसको पूरा समझ सके कि उन्होंने अपने प्यारों और दोस्तों को या फैमिली को किस तरह यहाँ पे बुलाना है, या जिन्होंने बुलाया उनको किस मुश्किलात में सामना करना पड़ रहा है तो किस तरह ईजी हो सकता है। तो लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू प्रोग्राम सात रंग। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इमिग्रेशन के हवाले से। वशी साहब, मेरे ख्याल से हर फील्ड में एक प्रोफेशनल आदमी होता है अपनी फील्ड में। अगर प्रोफेशनल वो काम करे तो मेरा ख्याल ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर एप्लीकेशन किसी ने कोई भरनी है अपने इमिग्रेंट लेने के लिए या कनाडा में या कोई और भी मुल्क में, तो एक प्रोफेशनल से उसकी एप्लीकेशन भी भरवाई जाए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे क्या भरना है, क्या लिखना है, क्या नहीं निकला है। क्योंकि मोस्ट लोगों को ये मेरे ख्याल मुश्किलात होती है जब वो खुद एप्लीकेशन भर लेते हैं तो कोई ना कोई उसमें गलती ऐसी हो जाती है जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर उसको रिफ्यूज़ कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने फरमाया भट्टी साहब। यही चीज़ है बेसिकली, जो एक्सपर्ट या कह लें जिनका नॉलेज है, जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ, वो यही आपकी हेल्प करती है। इमिग्रेशन की एप्लीकेशन इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उसके अंदर राइट जगह पे राइट चीज़ आपने उसको इंसर्ट करना है, तब आपका जो है ना कोई भी इशू अगर क्रिएट हो जाए तो उसके लिए वो आपको डिले भी होता है और कल को आपकी रिफ्यूज़ल का भी चांस बनता है। इसलिए वेरी हाईली रिकमेंडेड कि आप किसी भी एक्सपर्ट के पास, जो जिसके पास लाइसेंस है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, उससे आप हेल्प ले लें। थोड़े से पैसे अगर आपकी फ़ीस लगती है, लेकिन आप ये देखें कि आपको बेनिफिट कितना होता है, आपका टाइम बचता है, आपके प्यारे जल्दी आपके पास पहुंच जाते हैं। चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं, शायद लोग मुझे कहें कि भाई इतना नॉलेजेबल आदमी नहीं है ये, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक लॉयर और कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है? लॉयर जी देखें, ये लॉ सोसाइटी है, उसको रेगुलेट करती है लॉ सोसाइटी ऑफ ओंटारियो, या जिस भी सूबे में आप उसकी रेगुलेटेड बॉडी लॉ सोसाइटी होती है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट बेसिकली ये इरपा है, एक जो इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत ये इन्होंने एक क्रिएट की है। IRCC वो का इमिग्रेशन रेगुलेटेड अथॉरिटी एक बनाई है। ये फेडरली ऑपरेट, ये फेडरली इसको ये कर रहे हैं रेगुलेट। तो इसलिए उनका ये है कि दे आर जस्ट स्पेसिफिक ओनली टू इमिग्रेशन। उनके लिए एक उन्होंने बना दिया कि इमिग्रेशन के हवाले से वो सिर्फ कर सकते हैं प्रैक्टिस। जो लॉयर्स हैं, जो हमारा फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि हम किसी भी फील्ड में जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे मेरी स्पेशलिटी है एज ए इमिग्रेशन लॉयर, या मैं फैमिली लॉ कर सकता हूँ, तो मैं जनरल प्रैक्टिस कर सकता हूँ इधर किसी भी लॉ में, एज लॉन्ग एज आई एम एक्सपर्ट एंड आई हैव अ नॉलेज। लेकिन इसके बाद दूसरी जो डिफरेंस ये है कि जो फेडरल कोर्ट में जब आप अपील प्रोसेस में जाते हैं, खुदा न खास्ता आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, तो फेडरल कोर्ट में ओनली लॉयर्स कैन रिप्रेजेंट यू। जी सर, बहुत सारे मेरे देखने वाले जो हैं, मैंने उनसे बात की थी कि हमारे ऑफिस में और हमारे स्टूडियो में इमिग्रेशन लॉयर आएंगे तो कोई आपका सवाल हो या ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं और पूछी भी हैं मुझसे, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछूंगा। होपफुली आप उनका जवाब ऐसा देंगे कि हमारे देखने वाले उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ और अपने दोस्तों और अपने बहन भाइयों के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि माँ बाप को किसी ने बुलाना हो विज़िट पे करके तो उसका प्रोसेस क्या है? माँ बाप के लिए जी, वो उन्होंने सुपर वीज़ा जो है वेरी फेमस, अभी तो सबको ऑलमोस्ट पता है, सुपर वीज़े के ऊपर आ सकते हैं अगर आपने लंबे अरसे के लिए बुलाना है, जो कि 10 साल के लिए होता है। उसके लिए आप वो ज़्यादा टाइम भी गुजार सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्टिक टू 6 मंथ्स, वो 1 साल भी रह सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि आपको इंश्योरेंस जो है, मेडिकल आपने उनका करना है खुद। मेडिकल का ख़र्चा होता है वो तकरीबन, अगर पेरेंट्स में आपको एग्जांपल दे, अगर 70+ हैं तो समझे 500 से 4000 का साल का एक मेडिकल का ख़र्चा है। तो उसके अलावा अब चूँकि लाइन बहुत लंबी है, अब उनकी जो एप्लीकेशन आपकी आईडी से प्रोसेस कितनी देर में हो सकता है? वो मैं बता रहा हूँ, अभी तकरीबन 20 से 24 मंथ्स हो गया, which is a little bit longer but you have no choice। बाकी सेकंड ऑप्शन ये है कि they can come as a regular visitor, अगर आप उनको बुला सकते हैं, वो चल रहा है। तो उसमें भी बहुत से लोग आए हैं, लेकिन उसके लिए भी रिकमेंडेड यही है कि उनकी आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लें। उसमें वीज़ा जल्दी लग जाएगा विद इन डेज, यानी समझे कि 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आपको वीज़े का चांस है। जी सब, ये तो बात होगी माँ बाप की। जी जी। इसके अलावा जो शादी करते हैं लोग, पाकिस्तान जाके शादी करके आ गए, उनको स्पॉन्सर वहाँ से हो सकता है या कनाडा वापस आके पेपर करना होता है? उसके लिए आप दोनों तरह से कर सकते हैं। लोगों को ये शायद पता नहीं है कि जब आप, अगर इफ़ यू आर सिटीज़न, अगर आपने शादी की है तो यू नो नीड टू बी इन कनाडा। आप पाकिस्तान से बैठ के भी स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन सारा कुछ सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि यू जस्ट शो देम
ये एश्योरेंस देनी है आपने इमिग्रेशन को कि यू आर रिटर्निंग बैक टू कनाडा, एंड आपकी स्पाउस जब माइग्रेट हो जाएगी तो यू विल बी बोथ मूविंग बैक टू कनाडा। और अगर परमानेंट रेजिडेंस है देन दे हैव टू अप्लाई विद इन कनाडा, उनको बाहर से नहीं कर सकते। कीप इन माइंड बिग डिफरेंस, सिटीजन कर सकते हैं बाहर से, परमानेंट रेजिडेंट नहीं कर सकते, उनको कनाडा में होना ज़रूरी है। मेरा पूछना बहुत ज़रूरी है, देखने वाले भी इसको जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी शायद उसका इल्म नहीं हो, वो इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि टाइम लिमिट इसकी क्या होती है। टाइम लिमिट जी अभी आज तक की जो टाइम फ्रेम है दैट्स 12 मंथ्स। अगर एवरीथिंग 12 मंथ्स हम एक आइडियल सिचुएशन में लगाते हैं, इफ़ योर एप्लीकेशन परफेक्ट, एवरीथिंग सबमिटेड प्रॉपरली अकॉर्डिंगली, तो 12 महीने में आपका केस सबमिट आपका कंप्लीट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। ये प्रायोरिटी पे है अभी, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप फैमिली का, दिस इज़ इन प्रायोरिटी। ये सबसे इसको फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं, तो इसलिए अभी लोगों के 12 महीने से पहले भी हुए हैं, तो इसलिए सॉरी मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो कोई देखने वाले जानना चाहते हैं, आपके ज़हन में कोई सवाल हो। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब माँ बाप को स्पॉन्सर करते हैं, एक तो आपने कहा कि वो शॉर्ट वीज़ा जो है, सुपर वीज़ा जो है, जब स्पॉन्सरशिप होती है तो उनके जो बहन भाई हैं जो अंडर 18 होते हैं, जो ओवर 18 होते हैं, शादीशुदा होते हैं या फिर शादी नहीं होती है, उसके बारे में एक सवाल पूछेंगे कि वो कैसे यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके फिर आपसे ये सवाल करेंगे। वेलकम बैक टू प्रोग्राम सात रंग। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं मुबशर रिजवी साहब, जो कि इमिग्रेशन लॉयर हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हमने सवाल किया था माँ बाप को स्पॉन्सरशिप जो करनी है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। जी, जो माँ बाप को जो अगर सुपर वीज़ा के कैटेगरी में अगर आप बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी इनकम जो है वो आपको लाइक कोई लो इनकम कट ऑफ हर साल उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली, इन्फ्लेशन कितनी उस हिसाब से गवर्नमेंट चेंज कर दे। तो जो अभी लाइको जो रिसेंटली अभी 2022 की होगी उसके हिसाब से आपको मीट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल यू आर इन कनाडा, एंड प्लस आपके पेरेंट्स, अगर एक मदर है या अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो फिर वो भी ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 हैं, इधर 2 हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे और 2 ऐड करें पेरेंट्स को, तो आपको टोटल 7 बंदों की लाइक को मीट करनी पड़ेगी, लो इनकम कट ऑफ। तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 साल का आपको टैक्स रिटर्न्स पिछले शो करने हैं, अपनी इनकम बतानी है, और करंट आपकी जो है वो इनकम भी मीट करे, और जब तक वो इधर आते नहीं है तो आपकी इनकम का स्टेटस सेम ही रहना चाहिए। इसके अलावा बाकी रिक्वायरमेंट वही है, आपका जो पेरेंट्स की हेल्थ कवरेज वो बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस लेनी पड़ती है आपको, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है पेरेंट्स हैं ऑफ कोर्स, मोस्टली ये तो रेयर है, लेकिन ये कि वो भी एक फैक्टर होता है कि इसी से रिलेटेड रिजी साहब क्वेश्चन है, जो मैंने पहले सुना था जो बहन भाई हैं मैरिड हैं आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो अभी हम बात कर रहे थे बैक स्टेज, आपने मेंशन किया कि जो बहन भाई हैं वो विजिटर आप बुला सकते हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट? जी, अभी रिसेंटली इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं इंटरनल। अभी बहन भाई जो आपके रियल रिलेटिव यानी ब्लड रिलेशन है जिनके साथ, उनको आप विजिट वीज़े पे, और उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरी फास्ट ट्रैक पे उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग हो रही है। और अभी हमने भी कुछ लोगों के किए थे और दे जस्ट गॉट वीज़ा विद इन 20 डेज। तो अभी आपका 1 महीने, वैसे भी जो गवर्नमेंट जो अभी इमिग्रेशन जो अपनी साइट पे बता रही है टाइम फ्रेम, वो भी तकरीबन 2 महीने का बता रही है। मेरा नेक्स्ट आपसे यह था कि जो भाई या बहन वहाँ से आ रहे हैं उनकी टाइज वहाँ पे क्या है, वो बिजनेस क्या करते हैं? एग्जैक्टली, उनकी ये भी अनदर रिक्वायरमेंट, उनकी टाइज होनी चाहिए कि वो ये देखते हैं कि दे शुड हैव अ बॉन्ड टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी जो उनको वापस लेके जाएगी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उनकी जॉब एम्प्लॉयमेंट है, उनकी उधर जायदाद है, घर है, अपना बिजनेस है, एनीथिंग विच अट्रैक्ट देम टू गो बैक। सो ये एक उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हेन वीज़ा ऑफिसर डिसाइड दे लुक इनटू दीज थिंग्स। तो पाकिस्तान से वो ये चीज़ देखेंगे कि उनकी टाइज क्या है पीछे। जी जी, और एक चीज़ मैं आपके देखने वालों के लिए बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लोग इधर टैक्स पे करते हैं बहुत ज़्यादा कई दफ़ा अपने स्पॉन्सर के लिए, विच इज़ नाइस, चले उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, लेकिन उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब ये इनकम टैक्स CRA को जब देते हैं, इनके जो टैक्सेस ड्यू होते हैं, इफ़ देयर इज़ अनपेड द वीज़ा कुड बी रिजेक्टेड। एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं बिज़नेस वीज़ा। वही जो बहन भाई हैं उनकी कोई बिज़नेस बहुत बड़ा पाकिस्तान में, तो वो बिज़नेस पे इमिग्रेशन लेना चाहते हैं यहाँ पे, या ऐसी कोई चीज़ है?
उसमें बड़ी साहब देखें, हर प्रोविंस ने अपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं जिसमें वो इनकरेज कर रहे हैं। ओंटारियो ने ख़ास तौर पे भी रिसेंटली अनाउंस किया 100 इमिग्रेंट्स ये लेंगे इस साल, जो कि बिज़नेस के ऊपर एंटरप्रेन्योर जो इधर आके बिज़नेस इस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा पहले भी इनका प्रोग्राम है और सबसे बेस्ट प्रोग्राम अभी भी ओंटारियो का है OINP प्रोग्राम। उसके तहत अगर आप कोई आना चाहें, उनके पास इनकम जो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो इधर, वैसे अगर आप चाहें तो मैं डिटेल इसकी बता सकता हूँ। जी बिल्कुल बताएं। इसमें यह है कि जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके अंदर अगर कोई बंदा जिसकी $8 लाख की वर्थ है, उसमें GTA में वो अगर GTA से मुराद है कि टोरंटो और सबर्ब जो ना, उसके अंदर वो अगर 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इमिग्रेंट वो ज़ाहिर है इधर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर दी, उसको वर्क परमिट मिल जाता है। इट्स अ वेरी फास्ट ट्रैक। वर्क परमिट आपको विद इन फ्यू मंथ्स मिल जाता है, ठीक है। और एग्जिस्टिंग बिजनेस आप इधर ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू शो द मनी ट्रेल, द मनी इज़ कमिंग इनटू कनाडा। अगर आप 2 लाख है GTA के बाहर, GTA के अंदर है 6 लाख, आपको 6 लाख दिखाना है कि मनी इज़ कमिंग फ्रॉम योर कंट्री टू योर सोर्स टू द अदर लीगल सोर्स, आपकी मनी ट्रेल हो, इधर पैसे आ रहे हैं। उसके साथ आप अगर आप 2 मिलियन का बिजनेस ले लें, डजंट मैटर, बैंक इज़ योर पार्टनर, आप जो उससे लेंडर है आपका मॉर्गेज दे रहा है, दैट्स ओके। बट आपकी मिनिमम जो कैपेसिटी जो आपकी रिक्वायरमेंट इज शुड बी 600,000 विद इन GTA। मुबश्शिर साहब, इमिग्रेशन का जो बातें हैं वो तो आप 24 घंटे लगे रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मैं देखने वाले को ये बता दूं कि मुबश्शिर रिजवी साहब प्रोफेशनल आदमी 17-18 साल से इसी में काम कर रहे हैं। तो आपने इनसे रब्ता करना हो तो आप देखे हुए ईमेल एड्रेस हमारे स्क्रीन पे, या मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। और ब्रेक बहुत ज़रूरत है लाइफ में, ब्रेक के अलावा तो कुछ भी नहीं होता है। डेफिनेटली रिजवी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे एक क्विकली क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप 7 रंग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो कि आप वीक में 3 दफ़ा प्रोग्राम देखते हैं। इतवार को दोपहर 12 बजे, और फिर मंडे को 1 बजे, और थर्सडे को फिर 1:30 पे आप ये प्रोग्राम देखते हैं। इसी तरह Omni 2 राजर्स केबल 14 पर आप ये प्रोग्राम देखते हैं। कोई भी आपने अपने बिज़नेस की प्रमोशन कोई मैसेज देना है तो इसमें ज़रूर रब्ता कीजिए। दिए हुए टेलीफोन नंबर और ईमेल जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आज इमिग्रेशन के लॉयर जनाब मुबश्शिर रिजवी साहब हैं, उनसे बातचीत हो रही है। मुबश्शिर साहब, काश मेरे पास और टाइम होता आपसे सवाल करते, लेकिन आखिर में आपसे ये एक छोटा सा सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं या आना चाहते हैं या बुलवाना चाहते हैं अपने प्यारे, तो वो क्या हो सकता है, शॉर्टली बताइएगा। स्टूडेंट का जी वेरी गुड, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानीज़। अभी पहले पाकिस्तान एक प्रोग्राम है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, ये प्रायोरिटी पे कुछ कंट्रीज़ थी कनाडा में जहाँ से स्टूडेंट ये आ रहे थे, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था, इंडिया था और कई कंट्रीज़ थी। लेकिन लकीली अभी कुछ आप जैसे दोस्तों ने कुछ काफ़ी, मैं आई विल गिव क्रेडिट टू द पीपल, उन्होंने वर्क किया इसके ऊपर। तो अब इमिग्रेशन इसके ऊपर अब पाकिस्तान शामिल है और इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। ये तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस है, 2 से 3 महीने लगते हैं टोटल, 20 दिन में आपको जवाब आ जाता है। और इसमें बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है, आपको बच्चों का IELTS एग्ज़ाम है वो आपने करना है। उसके अलावा एक आपको GIC लेना है, किसी भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खुलता है, $10,000 उसमें डालने हैं आपने, जो कि हर महीने बच्चों को वो $2,000 के हिसाब से देते रहेंगे। उसके बाद 2 सेमेस्टर की फ़ीस देनी है, डेजिग्नेटेड रिकगनाइज जो इंस्टीट्यूट है उसमें दाखिला बच्चे का करना है, और वेरी फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट अभी आ भी चुके हैं और कुछ आ रहे हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए जिनकी डिज़ायर है बच्चों को इधर हायर एजुकेशन के लिए भेजना, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिजवी साहब, जो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में लेकिन कंटिन्यू स्टडी नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन है या नहीं? उनके लिए बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन देखिए वो जो आपका गैप है, यू हैव टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग। देखिए वो जो बंदे जो बैठे हैं उन्होंने आपकी सबमिशन देखनी है, उन्होंने देखना, उनको आप पहले एक्सप्लेन करें, कन्विंस करें कि वाई द गैप हैपन, व्हाट हैपन। किसी के पेरेंट्स की रीज़न हो सकती है, किसी की कुछ सिकनेस हो सकती है, किसी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर आप ये एक्सप्लेन करें तो दे कंसिडर दैट, कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, काश मेरे पास टाइम होता बहुत सारा, आपके सवाल कोई और आखिर में हो तो शॉर्ट सा थोड़ा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रिजवी साहब के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम में एक छोटी सी सेगमेंट इनसे ले लिया करें हम, कि आप तक पहुँचाया करें। आप हमें ईमेल करें या फ़ोन करके आप अपने सवाल बता सकते हैं, हम इनसे जवाब लेके
मुबशर रिजवी साहब से आप तक पहुंचा सकते हैं। मुबशर साहब, आपका स्टूडियो में आने को बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम देना चाहे हमारे देखने वाले को तो क्या होगा? आपका भी शुक्रिया भट्ट साहब, आपका भी शुक्रिया मान साहब। अब अगर दोबारा आप मुझे बुलाएंगे तो मेरे लिए ऑनर होगा एनी टाइम। और पैगाम यही है, अब सबको अल्लाह ताला खैरियत का ये साल लाए। अब ओमिक्रॉन जो आ गया है उसने स्केयर किया, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला सबको हेल्थी और खुशो खुरम रखे और अपने दोस्तों भाइयों के साथ अच्छा टाइम गुजारें। और बस ख्याल रखें, जो भी गवर्नमेंट ने मैयर साहब को कहे हैं अपना मास्क बिल्कुल उसको ना उतारें, और इसके अलावा बाकी अपना बूस्ट लगवाएं। अगर 2 आपने लगवा लिए तो बूस्ट भी लगवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए नेक तमन्नाएं और बहुत सी विशेस फॉर द न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया शरीफ जी। आज आखिर में गीत भी सुनाना, थोड़ा सा दिखा रहे हैं लोगों को कौन सा जी बिल्कुल, पैगाम दे, उसके बाद फिर गीत भी सुनको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक सॉन्ग किया था पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड कव्वाल शेर मियां दाद साहब के साथ, मुझे मौका मिला तो वो आपको प्रोग्राम के एंड में वो गाना सुनने को मिलेगा। उससे पहले जाते जाते मैं अपने मेहमान मुबशर रिजवी साहब का शुक्रिया अदा करूँगी, वो आए, और मुझे और इकबाल भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फीडबैक देना ना भूलिए प्लीज़। फीडबैक ज़रूर दें कि हम कैसे प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर। मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहटें दूसरों में बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।